जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है उसे कहा जाता है ऑफशोर यानी कि अफेलियन, उपसौर यानी कि पेरीहेलियन, अपभू या फिर उपभू। तो जिस दिन पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है सूर्य उसे बोलते हैं उपसौर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, जिसे पेरीहेलियन बोलते हैं। ये होता है, ये होता है 3 जनवरी को। और जिस दिन सबसे दूर होता है उसे बोलते हैं अपसौर, ये होता है 4 जुलाई को। ये याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार टीजीटी और पीजीटी में पूछा गया है। तो जब दूर होगा यानी कि सबसे पहले आप याद रखेंगे कि उपसौर यानी कि समीप वाला कब होता है, 3 जनवरी को। सबसे पहले 3 जनवरी आता है और दूर, इसके बाद दूर आएगा 4 जुलाई, तो 4 जुलाई को दूर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ग्रहाणु परिकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? थॉमस चैम्बरलिन और फॉरेस्ट मोल्टन ने, जेम्स जीन और चैम्बरलिन ने, ऑटो स्टिग्लर और फॉरेस्ट मोल्टन ने, या फिर विलियम मैककरी और थॉमस चैम्बरलिन ने? तो किसने किया था? थॉमस चैम्बरलिन और फॉरेस्ट मोल्टन ने। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को उच्चतम सूर्यताप प्राप्त होता है कर्क रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर, या फिर उपयुक्त सभी पर। तो ये कहाँ होता है? यह होता है भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय तिथि से रेखा सामान्यतः कितने डिग्री का अनुसरण करती है? 180 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर, या फिर 90 डिग्री देशांतर। तो ये कितना करती है? 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण करती है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। डायमंड रिंग की घटना देखी गई है पूर्ण सौर ग्रहण की शुरुआत में, पूर्ण सौर ग्रहण के अंत में, केवल परिधीय क्षेत्रों की समग्रता निशान के साथ, या फिर केवल केंद्रीय क्षेत्र की समग्रता निशान के साथ। तो ये देखी गई है पूर्ण सौर ग्रहण की शुरुआत में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पिछले 2 दशकों से कौन सा महाद्वीप अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर दर्शा रहा है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, या फिर दक्षिण अमेरिका? तो कौन सा दर्शा रहा है? अफ्रीका दर्शा रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित मानकों में से कौन मानव प्रजाति के वर्गीकरण में प्रयुक्त नहीं होता है? आँखें, नाक, कान, या फिर बाल या केस? तो कौन सा प्रयुक्त नहीं होता है? मानव प्रजातियों का वर्गीकरण विभिन्न मानव शास्त्रियों ने भिन्न भिन्न आधारों पर किया है। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए प्रमुख आधार हैं शरीर का कद, कपाल का आधार, बालों की बनावट, नासिका की आकृति, कपालधारिता, रंग या वर्ण, मुखाकृति एवं अन्य लक्षण। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण कान के आधार नहीं बनाए, यानी कि मुखाकृति और कान नहीं बनाए गए, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशुचारण से संबंधित है? मसाई, एस्किमो, पिग्मी, या फिर बुशमैन? तो पशुचारण से जो रिलेटेड है वो है मसाई। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यह पूर्वी अफ्रीका की उच्च भूमि पर रहते हैं, यानी कि पूर्वी अफ्रीका में ये पाए जाते हैं। कौन विद्वान जलवायु को ही मानव संस्कृति का कारक और घोतक बताया है? विडाल डीला ब्लास, हटिंगटन, सैम्पुल, या फिर हार्टसोन? तो यह बताया हटिंगटन ने। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित फ्रांसीसी भूगोलविदों में किसने मानव भूगोल में संभववादी विचारधारा को सर्वप्रथम स्वीकार किया था? ब्लास, ब्रून्स, सोरे, या फिर डिमांजिया ने? तो किसने किया था स्वीकार सबसे पहले? यह क्या था? ब्लास ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक तरफ दिया जनजाति और एक तरफ दिया क्षेत्र, कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में रहती है उसको मिलाना है। पिग्मी, पिग्मी कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं कांगो बेसिन में। मसाई, तो मसाई पाए जाते हैं केन्या एवं तंजानिया में। टूटसिम, टूटसिम पाए जाते हैं मध्य अफ्रीका में। और बुशमैन कालाहारी मरुस्थल। ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, और ये बी ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व क्या है? एल्युमिनियम उद्योग के कारण, तांबा धातु के कारण, अभ्रक के कारण, या फिर इस्पात उद्योग के कारण? तो इसका जो महत्व है वो है एल्युमिनियम उद्योग के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किस समझौते के आधार पर किया गया था? रेडक्लिफ, मैकमोहन, डूरंड, या फिर कर्जन? तो यह किया गया था रेडक्लिफ के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे भारत और चीन के बीच की रेखा का नाम क्या है? सुमिलित करना एक तरफ दिया है मृदा का क्षेत्र, मृदा, और एक तरफ दिया है उसका क्षेत्र। तो कौन सा जो है सुमिलित है इसमें बताना है आपको है। तो जो लाल मृदा है उसका क्षेत्र कितना है?
15 लाख यानी कि 4.3%। 4.3%। लाल मृदा कितना है? 43.3 है। तो किस में है? ये तो किसी में नहीं है। जलोढ़ का कितना है? जलोढ़ का है 43.3, किसी में भी नहीं है। लाल का है 1.85, 18.8%। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। आप इसको मैच कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र या फिर ब्यास? तो किसका है? ब्यास का है। डी ऑप्शन करेक्ट है। 110 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित द्वीप समूह है अमीनी द्वीप व मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप व काना मोरे द्वीप, अमीनी द्वीप व काना मोरे द्वीप या फिर ग्रेट निकोबार व लिटिल निकोबार द्वीप? तो कौन सा है? यह है आपका अमीनी द्वीप व काना मोरे द्वीप। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? भारतीय उपमहाद्वीप में इनका आगमन शीत ऋतु के दौरान होता है। इन विभागों की उत्पत्ति भूमध्य सागर में होती है। तो कौन सा करेक्ट है? केवल एक, केवल दो, एक और दोनों या फिर दोनों सही नहीं है? तो कौन सा है? दोनों सही नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट है। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा साझा होती है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो कितने राज्य की होती है? 4 राज्य की होती है। कौन कौन सी है? इसकी एक ट्रिक याद रखिएगा, अरुणा मामी, यानी कि कौन कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश अरुणा मामी, अरुणाचल प्रदेश मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश अरुणा मामी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और फिर मिजोरम, यानी कि 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों की सर्वाधिक विकास हुआ है? पश्चिमी यूरोप, मध्य एशिया, उत्तरी अमेरिका या फिर अफ्रीका? तो किसका हुआ है? यह हुआ है पश्चिमी यूरोप का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए आई होप आपको सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मंडल के संगठन के विभिन्न स्तरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है? पारिस्थितिकी तंत्र, जीवमंडल, समुदाय, जनसंख्या, जनसंख्या, जीव, पारिस्थितिकी तंत्र, जीवमंडल, या फिर सी जीव, समुदाय, जनसंख्या, जीवमंडल, या फिर डी जीव, जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र और जीवमंडल? तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? समस्त जीव यानी कि जैविक संगठक तथा भौतिक पर्यावरण अजैविक घटक को सम्मिलित रूप से जीवमंडल कहा जाता है। जीवमंडल के संगठन क्रम में जो सही है वो क्या हो गया? अणुकोशिका, कोशिका समूह, जीव, जनसंख्या, समुदाय, यानी कि जीव, जनसंख्या, उसके बाद आएगा पारिस्थितिकी तंत्र, फिर जीवमंडल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस प्रकार की वनस्पति का दक्षिणी गोलार्ध में लगभग अभाव पाया जाता है? वह है भूमध्य रेखीय वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति, बोरियल वन या फिर शीतोष्ण घास? तो किस तरह की जो घास वनस्पति का अभाव पाया जाता है दक्षिणी गोलार्ध में? वो है बोरियल वन। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित घास के मैदानों में से कौन सा युग्म एक ही वर्ग से संबंधित है? सवाना, प्रेरीज, स्टेपीज, सवाना कंपोज या फिर कंपोज डाउन्स? तो कौन सा रिलेटेड है? यह है सवाना और कंपोज उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। यानी कि सवाना और कंपोज कैसी घास के मैदान है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। कुछ घास के मैदान और उससे संबंधित देश आप नोट कर सकते हैं। सॉरी, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपी मध्य एशिया, पुस्ताज हंगरी में, बेल्ड दक्षिण अफ्रीका और कैंटबरी न्यूजीलैंड, ये सब घास के मैदान उससे रिलेटेड देश हैं, जिसमें कि पुस्ताज और कैंटबरी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था? 1972, 1975, 1986 या फिर 1995? तो यह कब हुआ था? यह हुआ था 1972 में यूनेस्को द्वारा आयोजित मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद वर्ष 1975 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन है, पौधों और जंतुओं की सर्वाधिक प्रजाति विविधता मिलती है शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, अत्यधिक प्रदूषित नदी में या फिर सवाना में। तो ये कहाँ मिलती है? यह मिलती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है? थेल्स, स्ट्रैबो, इदरीसी या फिर फ्रेडरिक रेटजल। तो आधुनिक मानव का जन्मदाता, ये आपको याद रखना है, आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता किसे बोलते हैं? तो यह बोलते हैं फ्रेडरिक रेटजल को। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव भूगोल की निम्नलिखित विचारधाराओं में कौन सी जर्मन संप्रदाय से संबंधित है? निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद या फिर उपयुक्त सभी। तो जो जर्मन समुदाय से संबंधित है वो कौन सा है? वह है आपका निश्चयवाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और संभववाद संबंधित है कहाँ से? फ्रांसीसी से। नवनिश्चयवाद अमेरिका से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जननांगी संक्रमण है जनसंख्या की नैसर्गिक वृद्धि और प्रवास दर का अंतर, जन्म दर और मृत्यु दर में समय के साथ होने वाला परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन संबंधित सिद्धांत या फिर जन्म दर में परिवर्तन। तो ये क्या है? जन्म दर और मृत्यु दर में समय के साथ होने वाला परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। स्लेज क्या है? एस्किमो की बिना पहिए वाली गाड़ी। टुंडा प्रदेश में प्रयोग की जाने वाली एक लकड़ी की बनी नाव। एस्किमो के मछली शिकार का औजार या फिर टुंड्रा का एक पशु। यह क्या है? एस्किमो की बिना पहिए वाली गाड़ी होती है स्लेज। टुंडा प्रदेश में प्रयोग की जाने वाली एक लकड़ी की बनी नाव, यह क्या है? और एस्किमो को के मछली का शिकार का औजार जो होता है उसे बोलते हैं हार्पून। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न लिखते हैं। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलाना करना है। एक तरफ दिया है आदिवासी समूह और एक तरफ दिया है उसका प्रदेश या फिर क्षेत्र। ये इसको देख लेते हैं। बुशमैन, तो बुशमैन कहाँ पाया जाता है? आपको भली बात पता है, नामीबिया में, यानी कि ए का 4। पिग्मी, पिग्मी कांगो जायरे यानी कि जायरे। एस्किमो, एस्किमो पाए जाते हैं अलास्का और ग्रीनलैंड में। और गोंड पाए जाते हैं भारत में। ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3 और सी का 1 किस में दिया गया है? ए का 4, बी का 3 और सी का 2। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सबसे पहले कौन सी प्रजाति उत्पन्न हुई थी? ऑस्ट्रेलिया, मंगोलायड, निग्रो या फिर निग्रोटो। तो यहाँ पूछा क्या है? सबसे पहले कौन सी जाति उत्पन्न हुई थी, यह पूछा है। सवाल यह है। तो ग्रिफिथ टेलर के मतानुसार सबसे पहले निग्रिटो प्रजाति का विकास मध्य एशिया में हुआ था। कहाँ पे? मध्य एशिया में। निग्रिटो प्रजाति के लोग अफ्रीका के भूमध्यरेखीय वनों कांगो बेसिन यानी कि श्रीलंका, मलाया, दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह आदि प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निग्रिटो। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया है देश और एक तरफ दिया है स्थानांतरित कृषि का नाम। रोडेशिया में जो कृषि होती है उसे बोलते हैं मिल्पा। ब्राज़ील में जो कृषि होती है उसको बोलते हैं रोका। और इंडोनेशिया में जो कृषि होती है वो टाबी नहीं बल्कि लदांग बोलते हैं। और सूडान में नगासू। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सी वाला जो है वो गलत है, टाबी नहीं लदांग होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रॉटरडम निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए जाना जाता है? रॉटरडम कहाँ है? रॉटरडम नीदरलैंड में है। वस्त्र उद्योग, पोत निर्माण उद्योग, कागज उद्योग, दुग्ध विषयक उद्योग। तो जो रॉटरडम है वह पोत निर्माण उद्योग के लिए फेमस है। बी ऑप्शन करेक्ट है। रॉटरडम कहाँ पे है? तो यह नीदरलैंड में है। अगला प्रश्न लेते हैं। संसार में प्राकृतिक रेशम का अग्रणी उत्पादक है चीन, भारत, जापान या फिर इटली। तो संसार में प्राकृतिक रेशम का जो अग्रणी उत्पादक है वो है चीन। ए ऑप्शन करेक्ट है। ये देख लेते हैं चीन के बाद किसका देश किसका नंबर आता है? तो चीन के बाद जो आता है भारत दूसरे स्थान पर आता है और भारत सेकंड पे, चीन पे फर्स्ट है, चीन फर्स्ट पे है और भारत सेकंड पे है। और जो अन्य जो उत्पादक हैं वियतनाम, तुर्कमेनिस्तान, रोमानिया आदि प्रमुख उत्पादक देश हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक तरफ दिया संसाधन के प्रकार और एक तरफ दिया उसके उदाहरण। नव्यकरणीय कैसा है? उदाहरण इसका बताना है। जो नव्यकरणीय संसाधन है वो कैसा है? वो है मिट्टी। ठीक है। अनव्यकरणीय, अनव्यकरणीय में क्या आ जाएगा? थोरियम आ जाएगा।
इसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। पुनर्चक्री यानी कि पुनर्चक्र यानी कि उसको रिसाइकल कर सकते हैं। जल है यानी कि जल यदि गंदा है तो आप उसको रिसाइकल करके सही कर सकते हैं। एकल क्या है? एकल है क्रायोलाइट। ए का 2 बी का 4, ए का 2 बी का 4 और सी का 1। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्रियाएं हैं? कृषि, उद्योग, सेवाएं या फिर सभी सही हैं। तो तृतीयक क्रिया पूछा गया है इसमें। तृतीयक क्रिया कौन सा है? तो यह है आपका सेवाएं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए, आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आते वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। टीजीटी और पीएचडी के लिए भूगोल का जो प्रीवियस ईयर होता है आपके लिए विशेष सूचना है, उसके लिए इस वीडियो पे काम चल रहा है। एक नहीं 2 वीडियो में आपको मिलेगा पूरा कंप्लीट प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर विथ एक्सप्लेनेशन। तो वह जल्द ही रिलीज होने वाला है, आपको सूचित किया जाएगा एक दिन पहले। आप उसको ज़रूर वॉच करें जिससे कि आपको बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है। चलिए मिलते हैं फिर शाम को टीजीटी के लिए सोशल साइंस के प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, जहाँ भी रहें मुस्कुराते रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? नियार्कस, आनेसिक्रिटस, डायमेकस या फिर अरिस्टोबुलस। तो सिकंदर के साथ कौन भारत नहीं आया था? तो ये जो है डायमेकस नहीं आया था, बाकी नियार्कस भी आया था, आनेसिक्रिटस भी आया था और अरिस्टोबुलस भी आया था। अगला प्रश्न है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? यानी कि मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किसने जीत लिया था पहली बार? बिंदुसार, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर समुद्रगुप्त ने। तो इसको जो जीता था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चोल शासनकाल में कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन देखता था? पोन वारियम, एरी वारियम, टोट्ट वारियम या फिर संवत्सर वारियम। तो कौन था ये? ये था टोट्ट वारियम। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। उद्यान प्रशासन टोट्ट वारियम, वार्षिक समिति संवत्सर वारियम और तालाब समिति एरी वारियम से संबंधित था। ये आपको ध्यान रखना है, कहीं नोट कर लेना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में अवस्थित था? उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार। तो ये काफ़ी फेमस विश्वविद्यालय है, इसके बारे में आपको जानकारी रखना चाहिए। और जो ये अवस्थित था ये था बिहार में। निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? धर्मपाल, देवपाल, लक्ष्मण सेन या फिर विजय सेन। तो ये किसको प्राप्त है? ये लक्ष्मण सेन को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और लक्ष्मण सेन ने 1178 से 1206 सेन वंश के शासक थे। इनके द्वारा ही नया संवत चलाया गया, जिसे भी लक्ष्मण संवत के नाम से जानते हैं। गौडवह के रचयिता कौन है? हरिसेन, आर्यभट्ट, वाक्यपति या फिर बाणभट्ट। तो कौन रचयिता हैं? ये हैं वाक्यपति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज, जयानक या फिर नयनचंद सूरी। तो ये कौन है? ये हैं जो इसके लेखक हैं वो हैं जयानक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? कुमारगुप्त प्रथम, हर्ष, धर्मपाल या फिर लक्ष्मण सेन ने। तो किसने कराया था? ये कराया था धर्मपाल ने। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की? 1685, 1686, 87 या फिर 1684 में। कब की थी? ये की थी 1686 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? अहर, विश्यास, सूबा या फिर सरकार। तो जानते थे इसको सरकार के नाम से। डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? वर्नियर, करेरी, मनुची या फिर ट्रेवरनियर। तो यह नियुक्त किया गया था मनुची को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यह किसके शासनकाल में किया गया था ये भी आपको बताना है। तो ये 1653 से 1708 जो एक इतावली यात्री था, इसने भारत आकर दारा सिकोह की सेना में तोपची के रूप में कार्य किया, लेकिन दारा सिकोह की मृत्यु के बाद इसने चिकित्सक का पेशा अपना लिया था। ठीक है, पहले ये तोपची का काम किया, उसके बाद इसने क्या किया? चिकित्सक का पेशा अपना लिया था। चलिए अगर आप प्रश्न लेते हैं, मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी,
मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। इसमें बताना कौन सा करेक्ट है। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन को स्पष्ट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कथन सही है परंतु कारण गलत है। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर नहीं होता था। अगला प्रश्न है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुस समद, मंसूर, दशवंत या फिर अबुल हसन। तो यह किया गया था अब्दुस समद के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? दारा शिकोह, फैज़ी, बदायूनी या फिर ताजुल माली। तो यह किसने किया था? ये किया था ताजुल माली ने। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कवि हृदय राजा जिसने नागरीदास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे वो कौन था? राजा उमेद सिंह, राजा राम सिंह, राजा छत्रसाल या फिर राजा सावंत सिंह। तो ये कौन था? ये था राजा सावंत सिंह। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालीकट, भरूच, कैबरे या फिर सूरत। तो यह कहाँ था? यह था सूरत में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुगल काल में सूरत बंदरगाह को काबुल मक्का कहा जाता था क्योंकि इसी बंदरगाह से यात्री मक्का की यात्रा के लिए जाते थे। ये आपको ध्यान रखना है क्यों कहा जाता था, क्योंकि इसी रास्ते से जो यात्री थे ये मक्का के लिए जाते थे। तो चलिए 30 क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन आपने कितना सही किया आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कोई भी आपका सुझाव हो, सजेशन हो, कोई आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट करिए, हम उसका सलूशन ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।